पर एक बेहद खास मेहमान की मौजूदगी है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं चाहूंगी एमपीसी जी के हमारे चैनल हेड मनोज मनु सर स्टेज पर आए और सवालों का जो लिस्ट है वो आप सबके सामने देखिए, सर के सामने। और आज हम जानेंगे कि आखिर प्रदेश की शिक्षा नीति किस तरीके से प्रभावित हुई है, बदली है, क्योंकि दर्शकों आप सबने देखा कि बात युवाओं की हो रही है और शिक्षा की किस कैसे ना हो। और आज हम जानेंगे शिक्षा को लेकर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या कुछ अभी सरकार का खाका तैयार है। मनोज सर, ओवर टू यू। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और खास सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। गजेंद्र यादव जी जो कि संघ की पृष्ठभूमि से हैं और उनको सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, उनको शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि रायपुर से लेकर दिल्ली तक छात्रों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, संस्कार कैसे होने चाहिए, ये जंतर मंतर पर जब आंदोलन हुआ तो उसको लेकर चर्चाओं में आया। गजेंद्र जी के पास ग्रामोद्योग भी है, किस तरीके से गांव में देहात में लोगों को रोजगार मिल सके, और लॉ डिपार्टमेंट भी है, कानून मंत्रालय भी आपके पास है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग गजेंद्र जी के पास है। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बुलाए उसके लिए बहुत आभार आपका। जी गजेंद्र जी, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पूरे देश में इस बात को लेकर चिंता चल रही है कि किस तरीके से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। छत्तीसगढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा जो कि नक्सल प्रभावित था, वहाँ पर शिक्षा नहीं थी, वहाँ पर उस तरीके से शिक्षक नहीं थे और बहुत सारे लोग थे, उनकी कल्पना क्या करें कि उन्होंने कभी किताब देखी ही नहीं, अंगूठा ही लगाया। तो अब चूंकि एक बड़ा भूभाग आपका खाली हो गया है, कैसे छत्तीसगढ़ में शिक्षा जगत अपना काम कर रहा है, विस्तार से जो आपने अभी कहा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अभी छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है। अब नक्सल मुक्त होने के बाद स्वाभाविक है, जब एक बड़ा क्षेत्र भय से ग्रसित था, आज शांति टापू की ओर बन रहे, तो सबसे पहले वहाँ विकास की आवश्यकता है। विकास में मूलभूत सुविधाएं रहती है, मूलभूत सुविधाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक आवश्यकताएं रहती हैं। अभी लगातार वहाँ पे हम लोग शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि जो नक्सल प्रभाव से जो हमारे लगभग 74 स्कूल बंद हो गए थे, उसमें अभी हमारी सरकार ने 39 स्कूल को फिर से चालू किया है। और थोड़ा सा मैं सुधारना चाहूँगा, क्षमा करेंगे प्लीज़ प्लीज़। बस्तर नक्सल से ग्रसित था, लेकिन ऐसा नहीं कि बस्तर में शिक्षा नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि बस्तर में जब इसके पहले भी हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बस्तर के जो गिदम में एक जवांगा गांव है, जवांगा में हमने एक एजुकेशन हब बनाया। वो ऐसा एजुकेशन हब है, विश्व स्तरीय एजुकेशन हब है, जिसको देखने के लिए भारत के दो प्रधानमंत्री जी आए, जिसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और एक वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उसको देखने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस्तर में नक्सलवाद था तो पूरी नक्सलवाद के कारण कहीं शिक्षा नहीं, एक भूभाग था, एक सीमित भूभाग था जो कि बहुत ही दुर्गम स्थानों में था, वहां पर कम से कम, क्योंकि बस्तर तो इसके पहले उसका रेवेन्यू सर्वे भी नहीं हुआ था, अब काफी स्तर पे वहां काम हुआ है। ऐसा जो बोल रहे हैं वो अबूझमाड़ और कुछ कुछ एरिया चिन्हित हैं, बाकी सब जगह एजुकेशन हब के लिए बात करें, एजुकेशन सिटी की बात करें, भानपुरी, कोंडागांव और बहुत से ऐसे स्थान हैं जो पहले से ही शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम, जब माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे उस समय हमारी भाजपा की सरकार ने की थी। अभी माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार के आने के बाद उस समय जो बस्तर में जो नक्सल इफेक्टेड बच्चे थे उनके लिए कोटा केबिन हुआ करता था, जो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर 3 जिले में बड़ी संख्या है।
अभी हमारी सरकार ने ऐसा तय किया है कि चूंकि अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तो वो तीनों जिले में जितने भी पोटा केबिन हैं जो कवेलू के हैं, बांस के हैं, बल्ली के हैं, उसको परमानेंट स्ट्रक्चर आश्रम स्कूल के रूप में हम लोग दे रहे हैं। भारत सरकार उसके लिए सहमति दी है। लगभग 2000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने विशेष उसके लिए प्लान किया हुआ है बस्तर की शिक्षा के लिए। छत्तीसगढ़ में अभी जगतगुड़ा में जो सुकमा जिला और नारायणपुर जिला में हम 2 एजुकेशन सिटी बनाने वाले हैं। ऐसा एजुकेशन सिटी है जो प्राइमरी से लेके बालवाड़ी से लेके हायर एजुकेशन तक का, मतलब बालवाड़ी से लेके प्राथमिक शाला, मिडिल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज, स्कूल और एक कैंपस में एक एजुकेशन सिटी बनेगा। चूँकि अब शुरुआत है, बहुत जल्द इसका असर दिखेगा। इन सब के अलावा हम लोग ने अभी एक स्वामी विवेकानंद स्कूल की कल्पना की है। 150 स्कूल प्रदेश में ले रहे हैं। पूरी तरह से वो इंग्लिश मीडियम स्कूल रहेंगे। उसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस ने जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम शुरू किए थे, क्या उन्हीं का नाम बदल दिया जाएगा या उनको बंद करके दूसरा खोला जाएगा? मैं आपको बता दूं, नेम प्लेट चेंज कर दी जाएगी? कोई नेम प्लेट चेंज नहीं होगा। मैं आत्मानंद की भी कहानी बता रहा हूँ आपको जी, चूँकि मैं शिक्षा विभाग अभी देख रहा हूँ शासन में। पहले हमारी सरकार ने इग्नाइट स्कूल चालू किया था। वो इग्नाइट स्कूल पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम हुआ करते थे। करीब करीब प्रदेश में हर ब्लॉक में 2 इग्नाइट स्कूल माननीय रमन सिंह सरकार में चालू हुआ था। उसको भूपेश बघेल जी जब आए मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो इग्नाइट स्कूल को उन्होंने आत्मानंद नाम दिया। अच्छा। और जो इग्नाइट के जितने इंग्लिश टीचर थे वो सबको उन्होंने प्रतिनियुक्ति में आत्मानंद में ले हैं। और उसको आत्मानंद में भी बता रहा हूँ, थोड़ा 2 खामियाँ थी। पहली खामी ये थी कि आत्मानंद सरकार बहुत तत्काल त्वरित करते हुए खोल दी, लेकिन दूरगामी कोई उनका फ्यूचर प्लान नहीं था। अच्छा। जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरा आत्मानंद का स्ट्रक्चर डीएमएफ के आधार पे था। जिन जिलों में डीएमएफ की राशि है वहाँ आत्मानंद काम होता था, जहाँ डीएमएफ नहीं है वहाँ कोई काम नहीं हुआ। फिर वहाँ के जो टीचर हैं जो संविदा में भर्ती हो रही हैं, वो संविदा भर्तियों में भी उनका वेतन वो डीएमएफ फंड से होगा। अब अभी आप देखेंगे कि भारत सरकार ने डीएमएफ में परिवर्तन कर दिया, तो बहुत से ऐसे स्कूल थे, अगर आज वो स्थिति रहते तो सब स्कूल बंद हो जाते हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने जो डीएमएफ आधारित जो वेतन की जो सुविधा थी, उसको हम लोग डीपीआई के जो शिक्षकों को जो वेतन भत्ता जो होता है उसमें हमने लाया। अच्छा। उनको सेंट्रलाइज हम यहाँ पेमेंट करते हैं, डीपीआईस करते हैं। और नहीं तो आप देखेंगे कि अभी भी आत्मानंद में जो पुराने डीएमएफ वाले जिले हैं, चेक से उनको कलेक्टर पेमेंट करता था। कलेक्टर पेमेंट। तो कई जगह शिकायत आती थी कि कई महीने तक लोगों को पेमेंट नहीं होता था। तो पहला हमने उसको सुधारा। दूसरा, उसमें पिछली गवर्नमेंट ने आत्मानंद खोल दिया, कोई फीस नहीं है। अब मान लो स्कूल में कोई बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो गया है, तो एक बल्ब लेने के लिए भी प्राचार्य को शासन से अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। तो हमने कहा कि स्थानीय लेवल पे अगर शाला विकास समिति चाहे तो कुछ राशि उसमें ले सकती है, जैसे बाकी शासकीय स्कूलों में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जो लेते हैं, सिर्फ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ जी। तो छोटी छोटी जो ज़रूरतमंद हैं, जो स्कूल में जो अति आवश्यक चीज़ हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। पहले सरकार, भूपेश बघेल सरकार, साल का 3 लाख रुपए एक फिक्स अमाउंट जो किया था, उसको हमने बढ़ा के 5 लाख रुपया सभी आत्मानंद स्कूल के तय किए हैं, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और किसी काम के लिए कोई आवश्यकता हो तो उनको सरकार को बार-बार पत्र न लिखना पड़े, सीधा 5 लाख एक मुश्त राशि हम उसमें साल में देंगे। ऐसा राशि भी बढ़ा है। तो ये आत्मानंद अलग है, उसको हमने अच्छा करने का प्रयास किया। अभी हमने किया है कि उसकी जो भर्ती है, आपको ध्यान में होगा, आपके सभी रिपोर्टर्स जानते हैं जी। कि ऐसी शिकायत आती थी कि कई बार जिला शिक्षा विभाग का जो ऑफिस है, ऑफिस के जो कर्मचारी के परिवार वालों का एडमिशन हो जाता था, उनकी भर्ती हो जाती थी बैकडोर से, या और कौन सी खामी आती थी। कई बार ऐसा होता था कि हमने देखा कि परसेंट बेस पे भी भर्तियाँ हम लेते थे, तो कोई छत्तीसगढ़ के बाहर के यूनिवर्सिटी के 99% तक का लोग प्राप्तांक वाले मार्कशीट लेके आके उसमें भर्ती ले लेते थे। तो जो बहुत खामियां थी,
उन सारी खामियों को हमने दूर करते हुए ऐसा तय किया है कि एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा। सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा, प्राइवेट किसी कंपनी को हम हायर कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम लेगा और तुरंत एग्ज़ाम के दिन सेम डे उसका रिजल्ट जारी करेगा और जारी करने के बाद जिले के हिसाब से उनकी भर्तियाँ होंगी। एक, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं इसलिए एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, देश में बवाल इस बात को लेकर मचा हुआ है कि परीक्षाओं में जो अनियमितता दिखाई दे रही है, परीक्षाओं में जो धांधली दिखाई दे रही है, पर्चा लीक हो जा रहा है, तमाम जो छात्र हैं उनकी मेहनत आंसुओं में बह जा रही है, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा ये विषय बोला कि इसको हम लोग कंप्यूटराइज बेस्ड अब करने वाले हैं। अभी हमारा जो अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार में हम लोगों ने तय किया है कि 9,000 स्कूलों में हम स्मार्ट क्लास बनाएंगे, 22,000 स्मार्ट क्लास रहेंगे, 9,000 स्मार्ट स्कूल रहेंगे। स्मार्ट स्कूल बोले तो? स्मार्ट स्कूल से पूरा वो कंप्यूटर में सब कुछ हो सकता है, हर स्कूल कंप्यूटर रहेगा, वर्चुअल रहेगा। और जो अभी जो नई भर्ती हो रही है, हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, नई जो शिक्षकों की जो भर्ती होगी उसी पैटर्न पे हो। आए कंप्यूटर सेंटर में एग्ज़ाम दिलाए, वहीं लॉग इन होगा, लॉग आउट होगा और वहीं पे अपना वो एग्ज़ाम दिलाएंगे और वो परीक्षा अभ्यर्थी को ही मालूम रहेगा कि मेरा कितना अंक आ सकता है। नहीं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में बिजली की भी तो समस्या है ना, मालूम अभी पड़ा कोई कि जिस समस्या समय नहीं ये है। हो रहा है और बिजली नहीं है, अभी फिर क्या करोगे? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, बिजली कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ जहाँ बिजली की दिक्कत है उन स्थानों पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा को बहुत बढ़ावा दिया है। अभी हम लोग प्लान है कि जो दूरस्थ अंचल हैं जहाँ पे बिजली नहीं है उन स्थानों पे सोलर पैनल पे हम बिजली उनको पर्याप्त देंगे। तो ये बेसिक हम वो नीडेड अभी पूरा करेंगे और पहले जो पैटर्न था उसको हम लोग और उसको अति आधुनिक कर रहे हैं ताकि कोई लीकेज ना हो, कोई चोरी ना हो, ऐसा हम तैयारी कर रहे हैं। इन सब के अलावा अभी हमारी सरकार है कि जो मैंने बोला कि 9,000 स्कूलों को 22,000 कंप्यूटर लैब से सुसज्जित रहेगा। अभी आप सुने होंगे कि VSK ऐप हमने लॉन्च किया है। VSK ऐप में कोई शिक्षक जहाँ पढ़ाता है, जिस परिधि स्कूल है उस स्कूल के 500 मीटर के दायरे में उसका अटेंडेंस लगेगा और वो जब निकलेगा स्कूल से तो जहाँ वो रहेगा वहीं पे वो एंट्री होगा और वहीं पे वो लॉग आउट होगा। उसमें भी कुछ कमियां हैं, उसको भी सुधार रहे हैं। आने वाले समय VSK ऐप से हम अटेंडेंस बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि उसमें नहीं शिकायतें नहीं है, मतलब उसमें 85% मैं आपको बता रहा हूँ 85% लोग उसमें अब अटेंडेंस कर रहे हैं। कुछ जगह शिकायत आ रहा है, उनको हमने चिन्हित कर लिया है, जहाँ से शिकायत है उसको हम इस महीने में 15 अगस्त तक का हमने समय दिया है। IIT भिलाई के मार्गदर्शन में हो रहा है, 15 अगस्त तक हम सुधार देंगे। ये VSK ऐप तो अभी अटेंडेंस का है। इन फ्यूचर हमारी व्यवस्था ऐसे हो जाएगी, दिसंबर के बाद हम इस तैयारी में हैं कि कोई क्लास है, क्लास में स्मार्ट लर्निंग बोर्ड है, स्मार्ट लर्निंग बोर्ड है, उस लर्निंग बोर्ड में मान लो 3 से 3:40 का कोई पीरियड है, उस पीरियड में मान लो केमिस्ट्री का पीरियड है। सपोज उस स्कूल में केमिस्ट्री टीचर नहीं है, केमिस्ट्री टीचर नहीं आ पाई, तो स्कूल का बच्चा उसी बोर्ड से वो हमारे DPI को या जो हमारा VSK सेंटर है उसको एप्लीकेशन करेगा, वो ऑनलाइन करेगा, ऑनलाइन पहले से कर देगा और जब वो टाइम रहेगा उस टाइम में 3:30 से जो 4 का जो समय बता रहा हूँ उस टाइम में केमिस्ट्री के टीचर वर्चुअल पढ़ाएगा। अच्छा, लाइव मैच के समान हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग जैसे मैच देखते हैं, मैच कहीं भी होता है, एंकरिंग करने वाला कहीं और रहता है, सेम पैटर्न में जितने हमारे डाइट सेंटर हैं, जो जिलों के हमारे डाइट हैं उसको हम जोड़ रहे हैं VSK सेंटर से, विद्या शिक्षा केंद्र से, और वो डाइट सेंटर से सारे स्कूल हमारे जुड़ेंगे। बच्चा अप्लाई करेगा कि आज केमिस्ट्री टीचर नहीं है, वो सीधा VSK में सेंटर में जुड़ेगा, विद्या शिक्षा सेंटर में जुड़ेगा और वो उसके डाइट से जुड़ेगा। डाइट में हम सब जानते हैं कि स्पेशलिस्ट टीचर हमारे रहते हैं, वो टीचर बीच में खड़ी रहेंगे, वहाँ संचालित होगा केमिस्ट्री टीचर। बच्चा उसमें अभी मैच में हम कहें सिर्फ सुन सकते हैं, अपनी बात उनको नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये फैसिलिटी है कि उसमें बच्चा पूछेगा, केमिस्ट्री कोई पढ़ा रहा वर्सन मान लो,
पढ़ा रहे तो बच्चा पूछेगा टू तो वे वो कम्युनिकेशन होगा, वर्चुअल होगा, हाँ। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन होगा हाँ। कि बच्चा टीचर से पूछ भी सकता है पूछ सकता है, उसका और जवाब टीचर देगा। बता भी सकता है तो वर्चुअल। ये फैसिलिटी हम अभी दे रहे हैं। दिसंबर तक की हमारी तैयारी है कि दिसंबर में, जनवरी में हम इसको चालू कर दें। ये हम ये पहला चीज़ कर रहे हैं। इनके अलावा हम लोगों ने एक फोकस किया है 9 to 12 को, विशेष रूप से फोकस किया है कि उन बच्चों को जो जेई नीट की जो तैयारी करते हैं, आज मैं कल की आपको घटना बता रहा हूँ, हमने पायलट के रूप में भी दुरुक को लिया है। जितने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारे जितने भी ट्राइबल बच्चे हैं, अनुसूचित क्षेत्र के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उनके लिए हमने बहुत से हॉस्टल और सुविधा दिया हुआ है, नालंदा परिसर दिया हुआ है। लेकिन ऐसे जो बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो किसी भी छूट में नहीं आ पाते हैं, उन बच्चों के लिए अभी हमने जो जेई और नीट की जो अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो सुपर थेटिक पैटर्न पे हम बच्चों को विशेष नीट और जेई की हम कोचिंग की व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये कोचिंग की व्यवस्था नालंदा परिसर में वो होगी तो या चल ही रहा है। उसके अलावा अभी हमने पायलट के रूप में दुर्ग में लिया है। दुर्ग के जो मल्टीपर्पज स्कूल को हमने सेंटर बनाया है, कल उसका एग्जाम हुआ। आप मानेंगे नहीं, लगभग 1100 बच्चों ने एप्लीकेशन दिया। अरे वेरी गुड। और 651 बच्चे एप्लीकेशन में पात्र हुए। कल 651 बच्चे उसमें एग्जाम दिए, इंट्रेंस एग्जाम लिए हैं। अब उसमें हम 80 बच्चों को हम चयन करेंगे और उनके लिए एक स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये शुरुआत है, दुर्ग से पायलट के रूप में ले रहे हैं। ये सक्सेस रहेगा तो हम सोच रहे हैं कि इसको तत्काल रायपुर, बिलासपुर, बड़े सिटी में हम करें। ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि गाँव में जब बहुत दूर दराज की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कभी कभी शिक्षक जाते भी नहीं हैं, कुछ परेशानी भी होती है। तो अगर स्मार्ट क्लास या वर्चुअल एजुकेशन है तो कैपिटल में, राजधानी में आपके स्टूडियो बन जाते हैं जहाँ पर मास्टर एक से एक बढ़िया टीचर हों, और वहाँ पर केवल आप कोऑर्डिनेट करने वाला आदमी रहेगा, वो कोऑर्डिनेट कर सकता है स्क्रीन वो के वहाँ नहीं रहेगा जी, वहाँ नहीं रहेगा। जो डाइट सेंटर है, हर जिले में हमारा एक डाइट सेंटर है। वो डाइट में स्पेशल जो शिक्षक रहते हैं, जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, जो कनेक्ट हो जाएंगे सीधे वहाँ पे, वो डायरेक्ट जुड़ेंगे, वो उनको पढ़ाएंगे। तो जो रिजर्व शिक्षक आप कह सकते हैं कि वो बैठे रहेंगे कि भाई कहाँ किस जगह शिक्षक की कमी है, और उसका पूरा जो मतलब क्या बोलना चाहिए, निरीक्षण जो बोलना चाहिए एक प्रकार से, वो हमारा मॉनिटरिंग की व्यवस्था, मॉनिटरिंग हमारा डीपीआई करेगा, शासन मंत्रालय लेवल पे होगा जी। तो ये हम हाईटेक तकनीक को हमारे बच्चों को शिक्षा में दे रहे हैं। ये तो हाई टेक्निक की बात हो गई, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बात हो गई। अभी हम लोगों ने इस बार ऐसा किया है कि 1ली से 5वीं तक का जो पहले हम लोग पढ़ते थे, उसमें 12 खानी होता था, अंक पढ़ते थे, दहाई पढ़ते थे, पहाड़ा पढ़ते थे, उसको एकदम अनिवार्य किए हैं। क्योंकि अभी देख रहे हैं जब से जो आरटी कानून आया, आरटी कानून के बाद जो भारत सरकार ने उस समय जो कपिल सिब्बल ने लागू किया कि बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, मासिक बोझ नहीं देना है, ये तमाम चीज़ों को जो हटा दी उसको हम फिर से ला रहे हैं। बच्चा अगर उसका नींव मजबूत रहेगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। तो हमने ऐसे तय किया है 12 खाड़ी रहना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। हमने तय किया है कि जो 1ली से 5वीं तक का बच्चा है उसको हिंदी अच्छा फराटेदार लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, और 20 तक का पढ़ाना चाहिए। अंग्रेजी में पढ़ने वाले बच्चे को, जो मिडिल स्कूल के बच्चे को 8वीं तो पास आउट बच्चा, अगर 8वीं कक्षा का बच्चा है तो उसको इंग्लिश ठीक से पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, 25 तक का पढ़ाना चाहिए। ऐसा हमने टारगेट दिया हुआ है। सितंबर तक सभी प्राइमरी स्कूल को और जनवरी तक सभी मिडिल स्कूल को हमने एक टारगेट दिया है, और उसके हिसाब से ही हम उनके टीचरों को भी हम ट्रेनिंग करने का काम कर रहे हैं। तो कहने के हेतु ये है कि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी सरकार में अभी हम लोग जो नवाचार कर रहे हैं, नवाचार में जो पहले जो भारत सरकार ने आरटी कानून के तहत एग्ज़ाम की अनिवार्यता जो समाप्त कर दी थी, उसको हटा के फिर से हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, मंथली टेस्ट ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता एक अभियान चलाया है, उसमें इंटर स्कूल बच्चों की गुणवत्ता चेकिंग होगी। अगर कोई ए स्कूल में है तो सी स्कूल का टीचर आके बच्चों का एग्ज़ाम लेगा, गुणवत्ता चेक करेगा। ऐसा हमने एक व्यवस्था किया है। ये बढ़िया व्यवस्था है। चूँकि आपके पास कानून मंत्रालय भी है, इसलिए सरकार स्कूलों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, पंचायत के भवनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, शासकीय उस पर ध्यान देती है। लेकिन कानून मंत्रालय में वैसे तो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है,
विभाग का, लेकिन जो कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कोर्ट हैं दूर दराज में, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इसकी जानकारी आपको भी मिलती होगी। यदा कदा जो जजेज़ हैं वो इस बात की शिकायत करते हैं कि भाई मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ पर नहीं होती। उसको लेकर क्या कर रहा है विभाग? मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और लेकिन उसमें एक मर्यादा है जी, क्योंकि सब चीज़ ये कोर्ट का मामला रहता है, सीधे जज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हम डायरेक्ट कुछ चीज़ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ये केवल इकलौता मामला है जिसमें राजनेता भी सोच समझ कर बोलते हैं। फिर भी लगभग हमारे 32 जिलों में जहाँ जहाँ बिल्डिंग की बात आई है, एक साथ ऐसा हुआ होगा किसी सरकार में, एक साथ जितने भी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकरण हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रकरण को हमने स्वीकृत किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ जितने ग्रंथपाल, जितने कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने वाहन व्हीकल, जो मूलभूत सुविधाएं, सारे सुविधाओं को हमने उपलब्ध कराया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग अभी हमारा जो एजी शासन और माननीय न्यायालय के बीच का एक कड़ी होता है, एजी ऑफिस जिसको हम कह सकते हैं, अभी हम लोगों की भी समीक्षा ले रहे हैं। कितने ऐसे केस हैं जो सरकार के पक्ष में, सरकार के खिलाफ में, सरकार के कर्मचारी लगाए हैं, उसका भी हम लोग हर महीना कई वो लेते हैं। और आपको मैं बताने मुझे खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अभी लगातार एक साथ ऐसा हुआ है कि शासन के पक्ष में लगभग 53 मामले ऐसे थे जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी बात, विधि विभाग शासन की बात को बहुत प्रभावी ढंग से माननीय न्यायालय के सामने रख पा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि इस सरकार की मैं बता रहा हूँ कि एक साथ 53 ऐसे कोर्ट केस थे जिसको लोग कोई कल्पना नहीं कर पाते थे कि ये सरकार के पक्ष में आएगा, लेकिन सरकार के पक्ष में आया। ये कहीं ना कहीं विधि विभाग और हमारा जो वहाँ का जो टीम है, ये मतलब वो टीम बधाई के पात्र है। जी ऑफिस हमारा बधाई के पात्र है जो सरकार के पक्ष में अपनी बात को बहुत मजबूती से रखा। जी, तो गजेंद्र जी, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही युवा का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गजेंद्र यादव जी और हमारे चैनल हेड मनोज मनु सर। मैं चाहूंगी अब मोमेंटो को आप लेकर आए, जहां हमारे चैनल हेड मनोज मनु सर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का सम्मान करेंगे। और देखिए, आप सबने सवालों का जवाब जरूर ढूंढ लिया होगा, बहुत बेबाकी से इन्होंने अपने सवालों का जवाब दिया है, क्योंकि शिक्षा नीति को सुधारना, जिस तरीके से केंद्र सरकार इस पर लगातार सुधार कर रही है, चर्चा कर रही है और युवाओं से डायरेक्ट सवाल का जवाब दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए, और ये सम्मान भेंट आपको हम देते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टेज।